यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं किसी भी एल्गोरिथम की, तो हमारा वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी जो नेचर ऑफ इनपुट्स होती है, लाइक आपके ग्राफ हो गए या कोई भी डेटा हो गया या अरेज होगी या कोई ट्री है। इसके अलावा नंबर ऑफ इनपुट्स दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आती है। इसमें क्या होगा कि आप लाइक आपके पास जो इनपुट्स हैं वो कितनी टाइप्स की हैं, अरेज भी अगर यूज हो रही हैं, वहाँ पे कुछ ग्राफ भी यूज हो रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई ट्री भी अगर यूज हो रहा है, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी साथ साथ। तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम एक ऐसा एल्गोरिथम बनाएं जिसमें आपकी अ, एक तो आपके पास नेचर ऑफ इनपुट्स भी ऐसी हो जो कि से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करे, उसके बाद नंबर ऑफ इनपुट्स भी कम से कम हो, और तीसरा जो हमारे पास है वो नंबर ऑफ स्टेप्स प्रिमिटिव ऑपरेशन। इसमें क्या है कि आपके पास जितने भी ऑपरेशन होंगे एक एल्गोरिथम में, लाइक एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, या फिर अगर हम अरे से कुछ कोई चीज एक्सेस कर रहे हैं जो कि आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन बताए गए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, हमने कोई चीज भी अगर फाइंड करनी है, कुछ किसी कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी चीज को, देन वो भी एक ऑपरेशन में यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है। तो हमने ये कोशिश करनी होती है कि हमारी नेचर ऑफ इनपुट्स जो है, एक तो वो हमारी जो है ऐसी हो जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम यूज हो। दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो कम से कम हो। और तीसरा हमारे पास जो उस एल्गोरिथम में ऑपरेशन यूज हो रहे हैं वो भी ऐसे हों जो कि कम से कम हो और जिसमें बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस ना हो। अच्छा, देन हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये एल्गोरिथम है। इसको हमें देखना है कि अगर हम इस एल्गोरिथम की या इस कोड की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस कोड में हम देखें तो हमारे पास एक जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास इंट आई इक्वल टू 0 है, ये वाली। तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास जो आई लेस देन एन। देन फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास आई प्लस प्लस की आ रही है। देन ये जो नीचे हमारे पास स्टेटमेंट है ये वाली। अब इसमें हमारे पास देखो कि हमारे पास तीन चार ऑपरेशन हो रहे हैं। एक तो ये हमारे पास ए ऑफ आई का ऑपरेशन है, इसमें अरे है और कोई ना कोई इंडेक्स है इसका। इट मीन्स कि ये जो आपकी अरे है, ये इस इंडेक्स को पहले अपनी मेमोरी में देखेगी कि ये कौन सा इंडेक्स है आई, वहां से जाके ये वैल्यू गेट करेगी और यहाँ पे पास करेगी। देन जो वैल्यू यहाँ पे इसको मिलेगी, इसमें ऐड करेगी, एस जो वेरिएबल है हमारे पास इसमें ऐड कर देगी। देन इन दोनों का जो सम होगा वो असाइन होगा आपको इस अगेन एस वेरिएबल को। ठीक है। तो इसमें तीन ऑपरेशन हो रहे हैं, एक आपकी अरे यूज हो रही है, दूसरा आपका एडिशन है, और तीसरा आपका असाइनिंग ऑपरेशन है। ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है आपके पास रिटर्न एस। तो ये टोटल आपके पास तकरीबन 7-8 ऑपरेशन दो तीन ऑपरेशन हैं और 7-8 आपकी स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस एल्गोरिथम में आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो अभी अब मैंने आपको यहाँ पे वन बाय वन काउंट किए हैं कि हमारे पास पहली स्टेटमेंट एस इक्वल टू 0 है। अब हमने वन बाय वन चेक करना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी। तो हमारी जो स्टेटमेंट इंट एस इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये लूप से बाहर है, तो आपकी जस्ट एक दफा ही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। देन उसके बाद हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है, एक ये एक दफा एग्जीक्यूट होगी। देन दूसरी स्टेटमेंट इंट आई इक्वल टू 0। अब फॉर लूप में भी जो पहली स्टेटमेंट होती है वो जस्ट इनिशियलाइजेशन के लिए होती है। इसमें जस्ट आई को स्टार्टिंग में 0 जो है असाइन हो जाएगा, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट आपकी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है। ये लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी जस्ट वन टाइम ही एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आपकी जो लास्ट स्टेटमेंट है रिटर्न एस, अब ये भी क्योंकि लूप से बाहर है तो ये भी जस्ट एक दफा ही एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट एट, ये एक दफा एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास स्टेटमेंट थ्री है, अब ये क्योंकि लूप से रिलेटेड है तो ये जितनी दफा एन का जो भी नंबर होगा, जो भी साइज होगा, उतनी दफा एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आई प्लस प्लस है, ये भी आपके पास एन टाइम एग्जीक्यूट होंगी। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं, अरे का ऑपरेशन है, उसके बाद यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन है, उसके बाद असाइनिंग का ऑपरेशन है यहाँ से यहाँ। तो ये आपके एन टाइम एग्जीक्यूट होंगे, जितना एन का साइज होगा ये बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो आपकी स्टेटमेंट 3, 4, 5, 6, 7 ये आपका एन टाइम एग्जीक्यूट होंगे। तो आपकी पांच स्टेटमेंट जो है ये वाली जो, ये आपकी
एन टाइम एग्जीक्यूट होंगी। 5 स्टेटमेंट है तो आप 5 एन इसको कर दें, और देन ये जो दूसरी आपकी स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी 3 टाइम एग्जीक्यूट होंगी। टोटल स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी 5n+3 बन जाता है। ठीक है, तो आपकी इस एल्गोरिथम की अगर हम देखें तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये आ जाएगी 5n+3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वन बाय वन हम इसको n की जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिलहाल जो इस एल्गोरिथम का आपके पास 5n+3 जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आई है। अब जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है 5n+3, अगर लेट्स सपोज हम n की जगह यहाँ पे 10 पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 5n+3, 5n से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 50+3 53 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, देन अगर n की जगह हम 100 पुट करते हैं तो आपका 503 आंसर आता है। n की जगह हम 1000 पुट करते हैं तो 5003, एंड देन n की जगह अगर 1 लाख पुट करते हैं तो आपका 5 लाख 3 आंसर आ जाता है। इट मीन्स कि जो आपका जो टाइम, ये आपका जो रनिंग टाइम है, ठीक है, ये 53 हो गया, 503 हो गया, ये स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होंगी यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो आपका यहाँ पे जैसे जैसे आपका एन का साइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, आपका यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो एल्गोरिथम है वो डिपेंड करता है एन के साइज पे। एन का साइज जितना आपका इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ही आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे एन का साइज डिक्रीज होता जाएगा आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी कम से कम होता जाएगा। सही है, तो अब यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम जो कांस्टेंट होता है, जो हमारे पास 5n+3 है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 5n और देन +3, तो इसमें से हम 3 जो है हमारे पास, अब ये कोई खास वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास 53 की जगह 50 भी हो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह 500 की जगह 503 की जगह हमारे पास 500 भी हो तो ऐसा कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट 5000 की जगह 5003 की जगह हमारे पास अगर 5000 भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो स्टेटमेंट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसमें से हम कांस्टेंट को अगर इग्नोर कर देते हैं तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट एन बी कर देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन हो सकती है। ठीक हो गया, 5n+3 लिखें तब भी ठीक है, अगर हम सिंपली लिखना चाहें एन जस्ट तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एज एन गेट्स लार्ज कंसंट्रेट ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म सच एज +3, कि हम इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बाकी जो आपके पास एन के साथ कांस्टेंट है उसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपको स्लाइड्स ये वाली मिल गई है। ठीक है, ये आप अपने सामने ओपन कर लिया करें, उससे फायदा ये होता है कि जहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा होगा या फिर साथ पहले पढ़ लिया करें, क्लास से पहले एक आध दफा देख लिया करें स्लाइड, तो जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जस्ट ये है कि आपके पास जो कोस्टेड होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपके पास सी कोई कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे आपके पास ऐसा लिखा हुआ है बिग ओ ऑफ 5 और एफ ऑफ एन, ठीक है, तो आप इसको इक्वल इक्वल टू बिग ऑफ एफ ऑफ एन बी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पे है। इसी तरह लाइक अगर मैं दूसरी एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पे अगर आपके पास एक आंसर आता है बिग ऑफ 5n, इसको आप इक्वल इक्वल टू बिग ऑफ एन बी जस्ट लिख सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी लास्ट स्लाइड में, उसमें आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी 5n+3 आई थी, तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास जो रनिंग टाइम है वो आपका एन पे डिपेंडेंट है। अगर आप जो कांस्टेंट है +3 या 5 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप इग्नोर भी कर देते हैं तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपके पास जो कांस्टेंट होते हैं
आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जस्ट जो सबसे बड़ा फंक्शन है, अब इस इन दोनों में सबसे बड़ा एक कांस्टेंट का फंक्शन है और दूसरा आपके पास n का फंक्शन है। तो आपका जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो n है, तो आप जस्ट n ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस स्लाइड में आपको जस्ट ये बताया गया है। किसी भी केस में आप बिग ओ के केस में भी लिख सकते हैं, आप थीटा के केस में भी लिख सकते हैं और बिग ओमेगा के केस में भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, बाकी जो आपके पास फंक्शन है, जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जस्ट वही अगर आप लिखे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड अगर हमारे, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसको जस्ट आप लोग पढ़ लेंगे। ये वही एग्जाम्पल बताई गई है कि आप अगर आपके पास 1000 n b होता है तो 1000 आपका कांस्टेंट है, जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो आपके पास n है, तो आप इसको इक्वल इक्वल टू बिग ऑफ n b लिख सकते हैं। इसी तरह थीटा में आपके पास 7 log n आता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो log n है, तो आप सिंपली इसको log n भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे 100 n फैक्टोरियल है, तो आप जस्ट सिंपली इसको n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट को इग्नोर कर दे या फिर कोई छोटा फंक्शन जो है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है।